हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 12। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, एक सुपर फास्ट रिवीजन नाम का भी एक सीरीज चल रहा है जो कि डेली 4 बजे आता है। वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बेस्ड वीडियो है। वहाँ आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये जो सुपर फास्ट रिवीजन है ये डेली 4 बजे आता है, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का घटना चक्र हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। अभी अब हिस्ट्री में मेडिएवल हिस्ट्री खत्म हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। इसके साथ ही साथ इसके जस्ट बाद हम लोग ज्योग्राफी का घटना चक्र लेकर आएंगे। साथ ही साथ स्पीडी के करंट अफेयर के 600 प्लस एमसीक्यूज का वीडियो अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्ले से देख सकते हैं। और ये जो बिहार एसआई का स्पेशल जो घटना चक्र है और ये परीक्षा मंथन का जो बुक है का लास्ट में आधुनिक भारत का जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये दोनों वीडियो ही जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय मान जो है वो 5 बजे शाम का है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपरोक्त जगह अवस्थित है। देखिए, अगर आप ये चीज़ तो कंफर्म है ना कि अगर 5 बजे शाम है तो उस स्थान का समय जो है वो ग्रीनविच से आगे है, अर्थात वह स्थान जो है वो पूरब में स्थित है। ठीक है, अब वो पूरब में अगर स्थित है तो समय का अंतर कितने का है? समय का अंतर है 5 घंटे का। 5 घंटे का मतलब आप कह सकते हैं कि 300 मिनट का अंतर है, और एक अंश बराबर आप कह सकते हैं कितना होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 300 मिनट बराबर कितना होगा? 75 डिग्री का अंतर होगा। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब होगा कि वह स्थान जो होगा वो ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित होगा और वह 75 डिग्री पूरब में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री पूरब में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो खरीफ फसल नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ खरीफ फसल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसा फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, जैसे कि धान हो गया, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मूंग, सोयाबीन, ये सब जो है वो खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सरसों, तो सरसों जो है वो खरीफ फसल का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का जो उच्चतम प्रतिशत है वो कहाँ मिलता है। तो वनों का उच्चतम प्रतिशत जो है वो मिजोरम में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। अभी आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। अगर नहीं भी पढ़ें तो जाके पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोग एक क्वेश्चन तो आप लोगों से यह बन जाएगा कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले नंबर पे है मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे मेघालय। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो अगर वन क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन है। तो वृद्धि वाले अगर शीर्ष राज्य पूछेगा तो पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पर केरल है। नेक्स्ट है हमारा कि अधिपादप यानी कि एफिफाइट्स जो है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो अधिपादप जो है वो विषुवतीय रेखीय वनों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवतीयों में, इक्विलेटरल वनों में। देखिए, अधिपादप की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा पौधा जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होता है लेकिन परिजीवी नहीं होता है, उसको हम लोग अधिपादप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केसर का सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर का सबसे अधिक मात्रा है जो जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में। केसर से याद रखिएगा, केसर जो है वो विश्व का सबसे कीमती पौधा है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसको भाबर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा जो है वो सर्वाधिक है। तट रेखा सर्वाधिक है, भारत के तट रेखा पर टोटल जो है वो 9 राज्य स्थित है, जिसमें सर्वाधिक जो है वो गुजरात का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का। अगर यही आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसका है, तो विश्व में अगर सबसे लंबी तट रेखा पूछ देगा तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है हमारा कि साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो था वो बम्बई पहुंचा था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित हुई थी जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन इस कमीशन के जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था।
और साइमन कमीशन के ही उत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक नए डोमेनियन संघ का खाका तैयार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो बंगाल के किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल से याद रखिएगा, जो सोमपुर महाविहार है उसका निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, किसके किसके बीच? पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच। तो ये जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम जो भाग लिया था वो धर्मपाल ही शामिल हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो टेन्योर था वो कब से कब था? 1351 से लेकर 1388 तक था। फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा, इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 300 नए नगरों की स्थापना की, दीवाने खैरात, दीवाने बंदेगान की भी स्थापना की, और इसने एक अपनी आत्मकथा फहतूते फिरोज शाही की रचना भी की। नेक्स्ट है हमारा कि डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो उसका ड्रोन का नाम है भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में, और अध्यक्ष का नाम है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 आयोजित करना चाहता है? तो देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग, ये क्वेश्चन जो है वो 13वें आईपीएल की बात है। तो 13वां आईपीएल जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था संपन्न, जिसका जो विनर था वो मुंबई इंडियंस था। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वह खिताब 5वीं बार अपने नाम किया था। लेकिन अगर हम लोग आईपीएल का 14वां सीजन की अगर बात करते हैं तो वो इंडिया में संपन्न हुआ है, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण वो पूरा इंडिया में संपन्न नहीं हुआ, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो भी संयुक्त अरब अमीरात में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया था? तो यह कौन सा फहराया था? मीनाक्षी मंदिर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी मंदिर। और यह महोत्सव जो है वो तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मंदिर जो है वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड सरकार। और इस योजना के तहत जो उत्तराखंड सरकार है वो राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड से याद रखिएगा अटल आयुष्मान योजना, एकीकृत आदर्श कृषि योजना और वात्सल योजना। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका के किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो किसको दिया है? चीन को दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी रोजगार ऐप। यह जो ऐप है वो मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वोडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए। बाडा के अनुसार प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण यह निलंबन जो है वो बढ़ाया गया है। वहीं अगर हम लोग विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो ये किसने दिया है? चीन ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन जो है वो इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र के बदले में उत्तर में स्थित विभाजित क्षेत्र जो है वो भूटान को देने का प्रस्ताव किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हाल ही में गोफोन 905 नामक एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का जो संबंध है वो किस देश से है? तो इस उपग्रह का जो संबंध है वो चीन से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के द्वारा 2020 में भेजा गया पहला सैटेलाइट कौन है?
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा तो वो था G30 जो है वो 2020 का भेजे जाने वाला पहला सैटेलाइट है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह योजना जो है वो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य था कि छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक मदद करना। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार को 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन करने का मौका मिला था। नेक्स्ट है हमारा कि आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, दलाई लामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन रक्षक जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन रक्षक जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेखर कपूर। वहीं अगर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 में है और यह संस्था जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, मारिके लुकास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक नीदरलैंड के निवासी हैं और इन्हें एक यह जो पुरस्कार है वो एक इनके किसके लिए दिया गया है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नामक पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग स्पेस क्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है। तो ये किसने किया है, चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट हमारा कि किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। ओजोन से याद रखिएगा, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। और आपने एक पढ़ा होगा वियना सम्मेलन 1985 और एक मॉन्ट्रियल समझौता 1987। इन दोनों का संबंध जो है वो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि UEFA सुपर कप का संबंध किस सेल से है। तो UEFA का मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो अब तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि किससे है, फुटबॉल से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित ग्रहों में से वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन होगा यहाँ आंसर, यहाँ आंसर होगा मरकरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध यानी कि मरकरी। मरकरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सौर मंडल में सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लगाता है और यह आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह भी है। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह जो है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन है। तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल जो है वो अटाकामा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा। और यह जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो प्रथम बार संयुक्त अधिवेशन जो है वो 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक पर बुलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि कृत्रिम सोना का संगठन है। तो कृत्रिम सोना का संगठन कौन है, कॉपर और एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और एल्युमिनियम। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो दो सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण के से संरक्षण प्रदान करता है। तो यह कौन सा है, यह है अनुच्छेद 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में ही कहा गया है अपराधों के लिए दो सिंधि के संबंध में संरक्षण। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा, जो कि 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य कौन नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना, तो यही मूल कर्तव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित है। और यह जो है वो कहाँ से, रसिया के संविधान से लिया गया है। यह जो था वो मूल संविधान का भाग नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। नेक्स्ट है हमारा कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो समूचा राजस्व जो है वो कहाँ जमा होता है। तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि में। एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। संचित निधि से एक चीज़ और याद रखिएगा कि संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि कुहरे को बेचने वाले लैंप में, मतलब जो कुहासा होता है उसको बेचने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है। तो वो होता है नियॉन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियॉन। ये जो होता है वो निम्न दाब पर नियॉन गैस विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की दीप्ति जो होती है वो उत्पन्न होती है, जिससे कोहरे को बेधने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान का आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ही संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग से याद रखिएगा, महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर किया होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। फिर जो महाभियोग प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन जो है वो जांच करेगा। और यदि जांच के उपरांत अगर आरोप सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक वर्धमान पुरुष जो है वो एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो वर्धानता के लक्षण जो है वो उसके पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप लोग वर्धानता की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करते हैं, तो यह एक आंखों का रोग है जिसमें रोगी को किसी एक से अधिक रंगों का जो बोध है वो नहीं हो पाता है। यह रोग जो है वो अनुवांशिक रोग है, मतलब जन्म से ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। और इस रोग के जीन की वाहक जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं, लेकिन रोग जो है वो पुरुषों में प्रकट होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। थाइमिन बेरी सुमेलित है, विटामिन डी सूखा रोग सुमेलित है, विटामिन के बांझपन ये सुमेलित नहीं है, विटामिन के ये सुमेलित नहीं है क्योंकि विटामिन के कमी से रुधिर का स्राव होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो फ्लूक्लिबोनोन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि केसीन होता है। तो केसीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह क्या होता है, यह प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दूध में पाया जाता है। इसके अलावा यह जो है वो सोयाबीन में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। और यह जो है वो एक बहुलक है जो छोटी इकाइयों के बने होते हैं, जिनको हम लोग अमीनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में आय जो है वो व्यापार में वृद्धि हुई, भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की, तो जो देश की क्या करती है, ऊंची आयात क्षमता को बताती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची आयात क्षमता को बताती है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य किए बिना
अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है। तो ये काली और कछाड़ी मिट्टी में, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतर समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणीजात का संरक्षण करने के लिए जैव रिजर्व यानी कि बायो रिजर्व है। तो यह कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम बायो रिजर्व था वो नंदा देवी, ये जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जैव रिजर्व प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो जैव रिजर्व प्रोजेक्ट जो है वो 1986 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो है वो मेनली मलयालम भाषा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। आप लोगों को पता भी होगा कि लक्षद्वीप जो है वो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप है जिसकी राजधानी है कावारती और यहाँ का लिंगानुपात है 946। एक चीज़ और याद रखिएगा, मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। तो सांसद स्थानीय विकास निधि योजना जो है वो 1993 में नरसिंह राव के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो परतों का सही विन्यास है? तो कौन परतों का सही विन्यास हो जाएगा? क्षोभ मंडल, संताप मंडल और थर्मोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत की सांप्रभुता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। तो देखिए, पर्यटन आयोग के पर्यटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना जो है वो अपर्याप्त है, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अशोककालीन अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में कौन? देखिए, अशोक के अभिलेखों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका विभाजन जो है वो 3 वर्गों में किया गया है, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहा लेख। शिलालेख की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप उसी में से जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन जो 2 अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों की लिपि जो है वो खरोष्टी लिपि है। तो यहाँ पूछ रहा कि किसकी खरोष्टी लिपि है? तो देखिए, मानसेहरा तो ऑप्शन में ही नहीं है, शाहबाजगढ़ी है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट हमारा कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के लिए केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो वो तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। वहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये सब धातुएं मिली है, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। भारत में जो लौह युग का प्रारंभ है वो उत्तर वैदिक काल में से माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों यानी कि मेडिएवल किंग्स में से कौन एक जो था वो सर्वाधिक शिक्षित शासक था? तो सर्वाधिक शिक्षित था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासु भी कहा गया है और इसी के समय इब्न बतूता जो था वो भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और उसका नाम दौलताबाद रखा था। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दिमाने कोही की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। नागार्जुन से आप लोगों को याद होगा कि नागार्जुन कौन थे? ये प्रसिद्ध दार्शनिक और रसायन शास्त्री थे जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। भक्ति आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का उद्भव जो था वो दक्षिण भारत में हुआ था और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो लोकसभा के सदस्य हाँ बिल्कुल करते हैं, राज्यसभा के सदस्य ये भी करते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं, विधान परिषदों के सदस्य नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। देखिए उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के पद जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग अभी वर्तमान भारत की बात करते हैं तो वर्तमान भारत में के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्री एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है हमारा कि ये दिया हुआ बॉन्ड, इसमें पूछ रहा है ये किस प्रकार का बंधन है। तो ये किस प्रकार का बंधक है, ये द्विसहसंयोजक बंधक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसीलिए यह क्या है, ये द्विसहसंयोजक बंधन है। नेक्स्ट हमारा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है, तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो कि तृतीयक क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है जिसका योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण ब्याज दर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर, क्योंकि ब्याज दर का निर्धारण जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है वो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है 1921। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921। देखिए अगर हम लोग जनगणना की बात करते हैं तो भारत में प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जाति पर आधारित प्रथम जनगणना कब हुआ था। तो जाति पर आधारित प्रथम जनगणना जो है वो 1931 में प्रथम बार हुआ था। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। विश्व जनसंख्या में इसकी आय 16% है जबकि विश्व के जीडीपी में इसका अंशदान 1.6% है, यह सही है। सेवा क्षेत्र में भारत का जीडीपी का अंशदान केवल 25% है, यह गलत है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में जो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करते हैं तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, लगभग 55% योगदान है, ना कि 25%। तो इस क्वेश्चन का जो द्वितीयक क्षेत्र का लगभग 25% है, यहाँ तृतीयक क्षेत्र की बात कर रहा है तो वो 55% है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो सबसे कम जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका योगदान होता है, फिर द्वितीयक क्षेत्र का, और सबसे ज़्यादा जो है वो तृतीयक क्षेत्र का योगदान होता है। नेक्स्ट हमारा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस मॉडल। और कब से कब, 1956 से लेकर 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से याद रखिएगा, इसमें जो है वो मेनली जो प्राथमिकता था वो भारी उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य को दिया गया था। और इसी योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये सब जो था वो इसी योजना के अंतर्गत जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो अनुसंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन है। देखिए सैटेलाइट टाउन कहते किसको है, सैटेलाइट टाउन उसको कहते हैं जो एक छोटा नगर पालिका होता है लेकिन एक प्रमुख शहर से सटा हुआ होता है, जो कि महानगरीय क्षेत्र का अगर विकास होगा तो उधर की तरफ ही बढ़ेगा। तो ये होगा आंसर गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है वो दिल्ली से एकदम नज़दीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सैटेलाइट टाउन कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है। कौन सही सुमेलित है, हाँ, तो कह रहा है लोनार झील मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है। नक्की झील गुजरात नहीं, नक्की झील जो है वो राजस्थान में है। कोलुरु झील आंध्र प्रदेश, ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पुलिकट केरल, पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। पनबरिया बिहार, पनबरिया की अगर हम लोग बात करते हैं बिहार तो ये सुमेलित है। घमाल हरियाणा सुमेलित है। लेजिम गुजरात सुमेलित नहीं है क्योंकि लेजिम जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र से और याद रख सकते हैं कोसी, नकटा, लावनी, तमाशा, दही कला, ये सब लोक नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि G7 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है।
देखिए G7 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित कौन कौन है? ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए G7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1975 में हुआ था। उस समय यह G6 था, ठीक है। ये 6 राज्य थे उस समय, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। जब इसकी स्थापना फ्रांस में 1975 में हुई थी। फिर 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो जाता है और फिर इसका नाम बदलकर G7 कर दिया जाता है। फिर 1997 में इसमें रूस शामिल होता है तो इसका नाम बदलकर G8 कर दिया जाता है। और अभी फ़िलहाल अगर बात करते हैं तो अभी रूस जो है वो इस संगठन से बाहर हो गया है, तो अभी फ़िलहाल ये G7 ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर तो है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खान अब्दुल गफ्फार खान से याद रखिएगा, इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक भी थे। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दूसरे विदेशी नागरिक कौन थे? तो प्रथम तो याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे और दूसरे याद रखिएगा कि नेशनल मंडेला थे। वहीं भारत रत्न की जो शुरुआत है वो 1954 में किया गया था, लेकिन फिर बीच में बंद भी हो गया था 1978 में, जब जनता दल सरकार आई थी तो इसको बंद कर दी थी। नेक्स्ट हमारा कि मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत जो है वो सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। यह जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण से। नेक्स्ट हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी कि दशकीय वृद्धि जो है के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा किसका था? मेघालय का था, लगभग 27.8% था उसका जनसंख्या दशकीय वृद्धि। फिर आता है बिहार का नंबर, बिहार का था 25.1%। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अरेंज कीजिएगा तो पहले नंबर पर होगा मेघालय, दूसरे नंबर पर हो जाएगा बिहार, तीसरे नंबर पर हो जाएगा मिजोरम और चौथे नंबर पर हो जाएगा सिक्किम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है ये बताना है आपको। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, ये चारों जो है वो भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1906 में। देहरादून से जो और याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा यहाँ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। आगे कह रहा है कि एक साइड राष्ट्रीय अभ्यारण्य दिए हुए है, दूसरे साइड राज्य दिया हुआ है। सुमेलित करने के लिए कह रहा है। पाखुई राष्ट्रीय अभियान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। नामोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये असम में है। और इंद्रावती की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग कहा जाता है पलास को। पलास का मतलब हुआ प्यूटिया मोमरप्पा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलास को। पलास से आप लोगों को याद होगा, पलास जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल भी है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय दलहन शोधन संस्थान जहाँ स्थित है वो जगह कौन है? तो वो कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। इसकी स्थापना जो है वो 1983 में की गई थी। कानपुर से एक चीज़ और याद रखिएगा, कानपुर में ही भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे, यह पूछ रहा है। तो देखिए बिहार के भौतिक विभागों में अगर हम लोग बात करते हैं तो पूर्वी गंगा मैदान को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए बिहार के भूखंड को गंगा नदी को दो भागों में विभाजित करती है। वो एक होता है उत्तरी गंगा मैदान और एक होता है दक्षिणी गंगा मैदान। पूर्वी गंगा मैदान नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन है? तो यह टोटल जो है वो 180 देश इसमें शामिल थे, जिसमें लाइबेरिया जो देश है उसकी रैंकिंग सबसे नीचे थी और डेनमार्क जो था वो सबसे ऊपर था और भारत का स्थान जो था 168 था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 168। नेक्स्ट है हमारा कि स्पेसएक्स द्वारा हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को लॉन्च किया गया है? तो यह कहाँ का उपग्रह है? दक्षिण कोरिया का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। स्पेसएक्स की बात करते हैं तो यह एक अमेरिका की निजी अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित कंपनी है, जिसकी स्थापना जो है वो एलन मस्क के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है?
तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो WTO का 25वां ऑब्जर्वर बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान। वहीं अगर हम लोग विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1995 में हुआ है। हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और टोटल मेंबर कंट्री है इसके 164। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 से लेकर 27 तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बिहार की क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर लंबाई पूछ ले मतलब उत्तर से दक्षिण तो 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूछ ले पूरब से पश्चिम तो 483 किलोमीटर। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछ ले तो 173 फीट। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। तो यह है कन्याकुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है हमारा कि समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए समान आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब बाढ़, भूकंप, सुखाड़, आंधी तूफान, सुनामी, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदा है। और वहीं दूसरी ओर मानव जनित आपदा का मतलब है बम विस्फोट, यातायात दुर्घटना, आतंकी हमला, नरसंहार, ये सब जो है वो मानव जनित आपदाओं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में। नेक्स्ट है हमारा कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। तो यह 20 से 30 जून की अवधि में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो लगभग वर्षा है वो 3/4 भाग जो है वो लगभग वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। नेक्स्ट है हमारा कि उच्च वॉच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है। तो बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक हिमालय का द्वीपीय क्षेत्र, एक बिहार का विशाल मैदान और एक दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 3। नेक्स्ट है हमारा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी आवृत्ति जो है वो समान रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति जो है वो समान बनी रहेगी। प्रकाश की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की वेग की गणना जो है वो सबसे पहले रोमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भौतिक विज्ञान में एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 7 मूल मात्रक होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का मोल। नेक्स्ट है हमारा कि जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे जो हैं वो एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना है ध्वनि का क्या कहलाता है। तो यह जो है वो व्यतिकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह निम्नलिखित में से किसका नियम है। तो यह किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, यह पूछ रहा है। तो कौन असत्य है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है, ये गलत है। यह श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता है बल्कि समानांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो चालुक्य वंश के शासक भीमदेव के सेनापति बिमल शाह के द्वारा पुत्र की प्राप्ति की इच्छा के निर्माण से करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो है जापान का फुगाकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां जो है वो किस रूप में सेवारत थी। लेखाधिकारी के रूप में हाँ थी, शाही अंगरक्षक के रूप में ये भी थी, महिला की रक्षिकाओं के रूप में ये भी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट हमारा गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो कब किया गया था, 1699 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1699 में। फिर गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है वो नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर गुल खान नामक पठान के द्वारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी जो है वो गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करता है। तो यह अहमद शाह बली ने करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अहमद शाह जो है वो 1425 में बीदर को अपनी राजधानी बनाता है जिसे कि मुहम्मदाबाद के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर हम लोग बहमनी की बात करते हैं तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है।
तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं रहा है? गिरिब्रज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रहा है, राजगिरी भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा, कौशाम्बी नहीं रहा। कौशाम्बी जो है वो आप लोग पढ़े होंगे कि ये वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं राजगिरी की, तो हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी जो थी वो राजगिरी से पाटलिपुत्र लाई गई थी, और पाटलिपुत्र की राजधानी कौन बनाया था? उदयन के द्वारा बनाया गया था। मगध की हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा, मगध के जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था वो बृहदत्त था, और इसकी राजधानी जो थी वो गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी। ये जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा। मैथ्स के सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो मैं आपको इस पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।